बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और चैप्टर 14 का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपके सामने इस फिगर के अंदर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नज़र आ रही होंगी। तो आप इन वेव्स को क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे हैं, उनके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं। मींस जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं तो क्या किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही होती है। हाफ ऑफ द पार्ट जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है और हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी कि वेरी कर रहे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से क्या पैदा हो रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा होता है। और बोथ द फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप यहाँ देख सकते हैं आपका ई अपवर्ड मूव कर रहा है और फिर बी उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, फिर अगेन ई अपवर्ड मूव कर रहा है और बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हवाले से, लेकिन इंडक्शन थोड़ा सा चेंज है। इंडक्शन से क्या मुराद है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में या एक वायर से दूसरे वायर के अंदर आप कैसे लेके जाएंगे। तो लेट्स सी कि बहुत एक दो लॉज हैं इससे रिलेटेड जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ये आपके सामने एक जो फिगर है ओरेस्टेड की है। इनकी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से थी कि आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। इस स्ट्रेट कंडक्टर में से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड मूव कर रहे हैं। उस करंट के मूव करने की वजह से, वो चार्जेस के मूव करने की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन की मूव करने की वजह से स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर आप उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो ये ओरेस्टेड थे जिन्होंने ये फाउंड किया कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, तो क्या होता है, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसी तरह आपके राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। मैंने एक कॉइल को क्या कर दिया, वाउंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर। जब आप कॉइल को क्या करते हैं, वाउंड कर देते हैं किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, अगेन जब उसमें से आप करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये कॉइल आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं इसमें कि एक कॉइल का एक पोल जो है आपका नॉर्थ बन रहा है, दूसरा पोल कौन सा बन रहा है, साउथ। और नॉर्थ में से रेस आपको एमिट होती हुई नजर आ रही होंगी और वो साउथ में जाके मर्ज हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो कॉइल हो, आपके पास एक इंडक्टर फॉर्म में कॉइल हो या एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, जब भी इसमें से आप करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके गिर्द क्या पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ये थी ऑब्जर्वेशन ओरेस्टेड की, जो आपके सामने ये शख्स जो है मौजूद है, इनकी ऑब्जर्वेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। क्या अगर करंट किसी को कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर सकेगा, यानी कि क्या रिवर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसका आंसर 1831 के अंदर फैराडेस ने इसका आंसर दिया। तो उनकी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से थी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी कॉइल के अंदर से मूव करवाएं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करवाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, करंट भी क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करवा सकते हैं। तो लेट्स सी, ये देखें, फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ करंट, कि आप मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अ लूप ऑफ वायर इज मूव्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कोई लूप ऑफ वायर क्या कर रही होगी, क्रॉस कर रही होगी। इस डायग्राम के अंदर क्लियरली देख सकते हैं, एक बार मैग्नेट आपके सामने मौजूद है। बार मैग्नेट को एक लूप ऑफ वायर के पास आप लेके आ रहे हैं। एनिमेशन के अंदर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि जैसे आप करीब लेके आ रहे हैं तो आपकी ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये ऑब्जर्वेशन किसकी थी, फैराडेस की थी। तो यहाँ तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। व्हेन अ लूप ऑफ वायर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट चेंज। ये नेसेसरी नहीं है आप लोगों के लिए, आप कुछ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवा दें या उस लूप ऑफ वायर को मूव करवा दें, मींस यहाँ पे क्या है कि आपने सिर्फ फ्लक्स को चेंज करवाना होता है, वो मैग्नेटिक लाइंस को क्या करवाना होता है, चेंज करवाना होता है। उस कट को, क्रॉस को हमने क्या करवाना होता है, चेंज करवाना होता है। जिससे मैग्नेटिक लाइंस किसी लूप ऑफ वायर में से कम या ज्यादा होंगी तो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर इंड्यूस्ड
आपकी जो क्लोज लूप ऑफ वायर है उसको आप किसी लोड से कनेक्ट कर देंगे तो उसमें से एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। और उस पूरे फेनोमेना को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये देखिए आपके पास एक लूप ऑफ वायर है, आप एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आप उस लूप ऑफ वायर के करीब लेके आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उस कॉइल के अंदर में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो, या मीन्स आप कह सकते हैं फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। जैसे ही आप फ्लक्स को किसी लूप ऑफ वायर में से चेंज करवा रहे होते हैं तो आप इस गैल्वानोमीटर के अंदर या करंट मीटर के अंदर करंट को इंड्यूस होता हुआ देखेंगे। ये उसी सूरत होता है जब आपका मैग्नेट मूव कर रहा हो या आप लूप ऑफ वायर को मूव करवा रहे हो, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने बाहर मैग्नेट को या लूप ऑफ वायर को फिक्स कर दिया, इट्स मीन के नंबर ऑफ लाइन जो पास हो रही हैं वही है, वो चेंज नहीं हो रही। जब ये चेंज नहीं होगी तो आपका कोई करंट पैदा नहीं होगा। करंट उसी सूरत पैदा होगा जब आपके नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रही हो, मीन फ्लक्स चेंज हो रहा हो। तो बार मैग्नेट को करीब लाने पे क्या होगा, जितना करीब लाते जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस उस लूप ऑफ वायर में से पास हो रही होंगी, जिसकी वजह से और पीछे करने के ऊपर वो नंबर ऑफ लाइंस कम हो रही हो। तो नंबर ऑफ लाइंस कम या ज्यादा होने की वजह से करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड फैराडेस ने दो लॉज अपने पेश किए। जो फर्स्ट लॉ है वो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर वो आपके पास क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, व्हेन फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज चेंज। वही बात हमने अभी की कि फ्लक्स जो है आपने क्या करना है, चेंज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लक्स जो है आपका क्या हो रहा है, कॉइल में से क्या करना है, आपने चेंज करना है। जब भी फ्लक्स ये चेंज होगा किसी कॉइल में से तो क्या चीज पैदा होगी, एक ईएमएफ उस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगी, उस कॉइल के अंदर पैदा हो जाएगी। ये एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने उससे कंडीशन लगा दी, the EMF lasts so long as the change of flux is in progress। इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स EMF उस वक्त तक कायम रहेगी, उस वक्त तक पैदा होती रहेगी जब तक कि फ्लक्स जो है, चेंज इन फ्लक्स क्या हो, प्रोग्रेस के अंदर हो। फ्लक्स चेंज करना अगर आपने जरा सा भी रोका तो आपका EMF भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या कंडीशन है, जब आप फ्लक्स को बदलते रहेंगे आपका EMF प्रोड्यूस होता रहेगा और उस वक्त जीरो हो जाता है जब फ्लक्स कॉइल में से कांस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास ये कॉइल है और लेट्स सपोज इनिशियली इसमें से 3 लाइंस पास कर रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं। लेट्स सपोज मेरा ये नॉर्थ पोल है, लेकिन आप याद रखिएगा जब इसको आप मीटर से कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे एक करंट मीटर मौजूद है तो ये डिफ्लेक्शन जीरो शो करेगा। अब करना ये है, ये देखिए नॉर्थ पोल है, यूं कुछ इस तरह रेस है इसकी, लेट्स सपोज इस तरह इमिट हो रही है, इनिशियली 3 थी। लेकिन अगर मैं इसी नॉर्थ पोल को थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करवाऊंगा तो ये क्या होगा, ये वाली लाइंस जो हैं 3 के अलावा 4th लाइन और 5th लाइन भी इस कॉइल में से पास होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने बार मैग्नेट को उसके करीब लाया। करीब लाने की वजह से क्या होगा, पहले 3 लाइंस, फिर जो जो करीब लाते जाएंगे फिर 4 लाइंस इंसर्ट पास हो जाएंगे, फिर 5 लाइंस। इट्स मीन नंबर ऑफ लाइंस जो कि मैग्नेटिक लाइंस हैं वो क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। फ्लक्स आपका क्या हुआ है, प्रोग्रेस में चेंज हो रहा है, प्रोग्रेस के अंदर। तो जब चेंज होगा फ्लक्स तो क्या होगा, ये मीटर क्या डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। इस डायग्राम में आप क्लियरली दोबारा से देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल को आप क्या कर रहे हैं, लूप ऑफ वायर के पास ला रहे हैं तो और डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो हो रही है। दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे भी कॉइल को इस फॉर्म में भी आप ला सकते हैं, लेकिन कॉइल को एक नॉर्थ और साउथ पोल के बिटवीन आपने प्लेस कर दिया, जिससे क्या होगा, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रही होगी। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दरअसल फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म ही है। लेट्स सी ये क्या कह रहा है, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स।
फर्स्ट वन जो आपके पास वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इट्स अ नॉट अ फ्लक्स, इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप कितनी तेजी से फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं। क्या बार मैग्नेट आप स्लोली मूव करवा रहे हैं या फास्ट मूव करवा रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। तो आप जितना तेजी से फ्लक्स को चेंज करते जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। एंड द सेकंड थिंग इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितनी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास ये वाली कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 3 टर्न्स है, सॉरी। तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, एन ये 3 है। और एक और मेरे पास कॉइल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 10 है। तो मोर द नंबर ऑफ टर्न्स मोर विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो रिमेंबर दैट जितना क्या करेंगे आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते जाएंगे उतना नंबर ऑफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा। और सेकंड थिंग मूवमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मूवमेंट ऑफ द कॉइल भी आप कह सकते हैं, दोनों को मूव करवाएंगे। दोनों केसेस के में आपकी क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा गया, माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी। डेल फाई अपॉन डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है और एन से क्या मुराद है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। माइनस साइन शो क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को करता है। इसको एक्सप्लेन किससे किया था, लेंज लॉ ने। तो लेंज लॉ ऑन है। और इससे कबल हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपने देखा था क्लास कि माइनस साइन आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के फार्मूला में जो फैराडेज ने दिया था, माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी। माइनस की क्या सिग्निफिकेंस थी, उसका आंसर दिया था लेंज ने। तो लेंज एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लॉ पेश किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, जो कि लेंज लॉ के नाम से जाना जा रहा है आप। तो अकॉर्डिंग टू दिस induced current always flow in such a direction so that it opposes its cause which produce it. ओके क्लास, यहाँ इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं आपके सामने एक बार मैग्नेट मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा एनिमेशन के अंदर, और एक लूप ऑफ वायर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमने बाउंड किया हुआ और उसको एक करंट मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ। तो ये तो थोड़ी हमारे पास सेटअप था। अब आप क्लियरली देख सकते हैं जब आप नॉर्थ पोल को आप लूप ऑफ वायर के करीब लेके जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी। यहां से करंट यूं मूव करेगा, फिर यहां से सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस आपका क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने क्या करवाना है, मूव करवाना शुरू कर देना यहां से। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव करवाएं आप। तो क्लास जैसे ही आप देखिए नॉर्थ पोल को आप लूप ऑफ वायर के पास ला रहे हैं, इस के करीब ला रहे हैं, तो करंट क्या होगा, इस कॉइल में से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा। आपने क्या लेना है, अपना राइट हैंड यूज करना है। राइट हैंड में क्या करना है आपने कि जिस जानिब करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन क्या करेंगे, आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। तो आपकी ये जो थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ के पोल को शो करेगा। तो जैसे ही आप नॉर्थ को आप क्या कर रहे हैं, कॉइल के पास ला रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसी जानिब आपका क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है। तो नॉर्थ पोल जैसे ही बनेगा, लेट्स सपोज ये करंट की डायरेक्शन यूं है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका नॉर्थ। तो नॉर्थ के करीब आने की वजह से क्या होगा, एक ऑपोजिशन शुरू हो जाएगी और वो क्या कहेगा, बार मैग्नेट को आगे नहीं आना, बस रुक जाओ, एनफ इज एनफ यहाँ पे। तो ये दिस इज अपोजिशन हो रही है कि आप बार बार में मैग्नेट को आगे मूव तो करवा रहे हैं, लेकिन लूप ऑफ वायर ने क्या कर दिया, एक वक्त तक आपको इजाजत तो दी है, बट एट वन टाइम आप वो क्या कह रही है कि एनफ बहुत हो गया, अब आगे नहीं जाने की गुंजाइश, अब वो रिपल्शन शुरू कर देगी, वो अपोजिशन शुरू कर देगी। क्यों सही है, इसके क्योंकि इसका ये वाला एंड क्या बन जाएगा, आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक रिपल्शन स्टार्ट होगी और उस अपोजिशन को जो कि, और ये अपोजिशन क्यों पैदा हुई, क्योंकि आपने
बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है उस कॉइल की तरफ लेके आए हैं। तो ये क्या आपका, ये बार मैग्नेट क्या एक काज है आपका, जो कि इस तब्दीली का बायस बन रहा है, और क्या हो रहा है, उसकी मुखालफत यहाँ पे अपोजिशन पैदा हो रही है, और इसी चीज को क्या कहते हैं, माइनस साइन से आप शो करते हैं। इसी तरह अगर आप नॉर्थ पोल को अवे मूव करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बैक मूव कर रहा है यहाँ पे, जिससे बैक मूव करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज होना शुरू हो जाएगी, रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। और उस सूरत के अंदर आप जब इसको यू टर्न करेंगे तो आपका थंब की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दूसरी जानिब हो जाएगी, आपका नॉर्थ पोल उस जानिब और ये साउथ पोल होगा। अब क्या होगा, ये अगर ये साउथ पोल बन जाएगा, जब अवे मूव करवा रहे होंगे इसको, ये साउथ पोल बनेगा, नॉर्थ अवे मूव कर रहा है। जैसे जैसे आप बार मैग्नेट को पीछे मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो अगेन क्या करेगा, साउथ कहेगा अब मजीद पीछे नहीं जाना, वापस मेरी तरफ आओ, वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मीन्स वो उससे किसी हाल में भी खुश नहीं है, वो आगे जाना की कोशिश करते हैं आप बार मैग्नेट को, तो वो रोक रहा होता है, और जब पीछे हटते हैं तब भी वो क्या कर रहा होता है, रोक रहा है। दोनों केसेस के अंदर वो आपसे राजी नहीं होगा। तो इट्स मीन कि क्या है, वो आपको हर केस के अंदर, पहला केस हो या सेकंड केस हो, वो आपको अपोज करेगा। इस अपोजिशन को आप क्या कहते हैं, माइनस साइन से उस फार्मूले के अंदर देखा था, और दिस इज एक्चुअली लेंस लॉ। ये मैंने वही एक्सप्लेन किया कि दो केसेस हैं, जब आप नॉर्थ पोल को करीब लाएंगे क्वाइल के, तो देखिए नॉर्थ पोल जैसे करीब आ रहा है तो ये साउथ पोल बन रहा है, और साउथ पोल की वजह से नॉर्थ और साउथ के दरमियान रिपल्शन का अमल होगा, और करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक में क्वाइल के अंदर से। पढ़ भी लेते हैं इसको, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द कॉइल, कि कॉइल बार मैग्नेट के मूव करने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा कॉइल के अंदर। दिस ईएमएफ काज इंड्यूस्ड करंट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू मेक द नियरेस्ट फेस ऑफ द कॉइल नॉर्थ पोल। ये क्या करेगा, करंट इंड्यूस्ड करंट जो होगा कॉइल के अंदर वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपने अपनी फिंगर्स को उस करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, और आपका थंब क्या करेगा, किस डायरेक्शन को शो करेगा, नॉर्थ को शो करेगा। तो क्लास जब नॉर्थ के सामने आ जाएगा तो वहां रिपल्शन का आगाज हो जाएगा, और उसकी फॉरवर्ड मोशन को क्या कर देगा, रोक देगा, विच इज द काज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और वो फॉरवर्ड मोशन थी क्या, दरअसल वही तो करंट इंड्यूस कर रही थी, और उसी को लूप ऑफ वायर ने क्या कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया, और दिस इज denoted by minus sign according to Lenz's law। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा केस, यहाँ पे साउथ पोल बनता हुआ रहा है, वही डायग्राम है कि अगेन आप जैसे ही इस बार मैग्नेट को बैकवर्ड मूव करवाएंगे, बैकवर्ड मूव करने से क्या होगा कि अगेन फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा आपकी कॉइल के अंदर, और वो करंट किस डायरेक्शन में होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मदद से जब आप करंट की डायरेक्शन को मालूम करेंगे तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो नॉर्थ इस जानिब हो रहा होगा और साउथ दूसरी जानिब। अब क्या करेगा, साउथ और नॉर्थ जैसे आप इस बार मैग्नेट को अवे मूव करवा रहे होते हैं इस जानिब, तो यहाँ ये वाला नॉर्थ है, नॉर्थ अवे मूव कर रहा है, और ये वाला चीज क्या होना शुरू हो जाती है, साउथ। अब आप जैसे जैसे अवे मूव करवाएंगे वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, कहेगा दूर मत जाना, मेरे पास आ जाओ वापस। लेट्स सी कैसे लिखा गया है, द ईएमएफ काज इंड्यूस्ड करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू मेक द नियरेस्ट फेस ऑफ द कॉइल साउथ, ये साउथ बना देगा, सो दैट इट अपोज द बैक मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये बैक मैग्नेट को वापस पलटने नहीं देगा जो उसको करंट को इंड्यूस करवा रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक है। सेल्फ इंडक्शन क्या है कि आपके पास लेट्स सपोज एक कॉइल है, आपने उसको एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के ऊपर बाउंड करके या एक स्क्रू के ऊपर या बोल्ट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कॉइल को, कॉपर कॉइल को बाउंड करके आप उसको क्या कहते हैं, अनस्क्रू कर दें। उसके बाद इसकी फॉर्म इस तरह की हो जाएगी, आपके सामने ये मौजूद है। अब देखिए इसमें से एक एसी करंट पास हो रहा है, एसी वोल्ट है, मींस करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब जैसे ही अब ये एसी, वेरी इंपॉर्टेंट साइन याद रखिएगा कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मींस एट एवरी इंस्टेंट आपका करंट क्या हो रहा है, बदल रहा होगा। और जब करंट बदलता हुआ करंट किसी कॉइल में से पास होता है, जैसे कि आपके सामने ये कॉइल मौजूद है, देखें जैसे करंट पास हो रहा है तो उसको
कॉइल के गिर्द क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। तो क्लास जब किसी कॉइल में से आप करंट को चेंज करें और उसी कॉइल के अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो आपके पास एक सिंगल कॉइल है जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, देयर करंट फ्लोइंग हैज एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल इज आल्सो चेंज, एन ईएमएफ हैज इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू चेंज इन फ्लक्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो ये आई थिंक क्लियर होगा कि आपने एक ही कॉइल के अंदर करंट चेंज किया और उसी कॉइल में करंट के चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक और वोल्टेज इसके अंदर इंड्यूस्ड हो गई। एक वोल्टेज तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूसली चेंज करेंगे। उस कंटिन्यूसली चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका उस जो कॉइल मौजूद है उसमें से फ्लक्स बदल रहा है, और जाहिर है जब किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज होता है तो एक और वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर उसी कॉइल के अंदर होगी तो दिस फेनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। What is back EMF? तो क्लास हमने अभी according to the Lenz's law, self-induced EMF opposes the change that it has induced it and is there known as back EMF opposes. For example, आपने क्या किया, एक बैटरी थी, आप एक एसी सोर्स है, आपने कॉइल में से क्या करना शुरू कर दिया, करंट पैदा करना शुरू कर दिया, और करंट की डायरेक्शन लेट्स सपोज यहाँ इस जानिब है, यूं करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपका करंट वेरी कर रहा है, मसलसल करंट के वेरी करने से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, पैदा होना शुरू होगी, लेकिन बट वो एट एवरी इंस्टेंट क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज होने की वजह से एक वोल्टेज इसमें इंड्यूस्ड होगी जो क्या करेगी, जो करंट आपका बढ़ रहा था, जो करंट की डायरेक्शन थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट मूव करना शुरू हो जाएगा। दैट ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ कहलाएगी आपके। और ये हमेशा जो आपके करंट जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं एसी सोर्स से कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहे होते हैं उसको अपोज करेगी। मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी आपकी, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, कि कितनी तेजी से आप करंट को क्या कर रहे हैं, उसको चेंज करवा रहे हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपका कांस्टेंट एल आएगा, और माइनस साइन वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यू नो कि वो चेंज को क्या कर रहा होता, अपोज कर रहा होता। और इस एल को आप क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी कहते हैं। और माइनस साइन मैंने बता दिया आपको कि ये ड्यू टू लेंज लॉ है। तो हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है आपका। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? अभी हमने स्टडी किया था कि सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट के तौर पर यूज कर रहे होते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन के अंदर। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? इट्स एबिलिटी ऑफ अ कॉइल टू गिव राइज टू बैक ईएमएफ एंड डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स। बैक ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल। ये दो डेफिनेशन हैं। पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कॉइल की वो एबिलिटी जो क्या करेगी, कितनी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, राइट? और डिपेंड्स कर रहा है डायमेंशंस के ऊपर, मींस लेंथ क्या है उसकी, डायमीटर क्या है, एंड नंबर, सेकंड थिंग इज डायमीटर। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर ये सबसे पहली तो डायमेंशंस है, कॉइल की लेंथ है, डायमीटर है, मैंने आपको बताया, इसके ऊपर डिपेंड करेगी आपकी एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस। और सेकंड है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रही होती है। तो अगर आप एबिलिटी, कॉइल की एबिलिटी ज्यादा बैक ईएमएफ चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, डायमेंशन ऑफ द कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर क्या करना है, तो थोड़ा सा और करना है, जिसकी मदद से आप सेल्फ इंडक्टेंस को या एबिलिटी ऑफ द कॉइल को क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर एक फार्मूले से उसने डेफिनेशन दी। सेकंड पार्ट जो है फार्मूला भी आपने स्टडी किया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है आपके पास माइनस एल डेल आई अपॉन डेल टी होता है। वेरी गुड। तो डेल आई अपॉन डेल टी, यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये डेल आई अपॉन डेल टी एल से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो E इज इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल
T हो जाएगा, दिस इज L। तो इट्स अ रेशियो, हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की जो रेशियो होती है वो दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये जो सेकंड डेफिनेशन आपके सामने लिखी गई है, इट्स द रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ, ये बैक ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की क्या होगी, रेशियो होगी। तो बहुत तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप ये कह दें कि क्या होती है, कॉइल की एबिलिटी होती है, या फिर इट्स अ रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी कह सकते हैं। बट रिमेंबर दैट कि सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर फर्स्ट फैक्टर जो है एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि डायमेंशन ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बट यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है हम कहते हैं हेनरी होता है, हेनरी इसकी यूनिट है। और हेनरी क्या है कि जब आप 1 वोल्ट इंड्यूस बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जब कॉइल के अंदर से 1 एम्पियर पर सेकंड के लिहाज से आप करंट को चेंज करें। फॉर एग्जांपल हम इसको यूं देख लेते हैं कि अगर आपके पास ये करंट सोर्स है और इसकी रेट ऑफ चेंज जो है 1 एम्पियर है पर सेकंड के लिहाज से, तो जब आप 1 एम्पियर पर सेकंड का करंट चेंज कर रहे होते हैं किसी भी कॉइल के अंदर से, और उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो, लेट्स सपोज 1 वोल्ट इंड्यूस्ड हो रहा है, बैक ईएमएफ का 1 वोल्ट पैदा हो रहा है, तो दिस इज नोन एज 1 हेनरी। If the current is changed at the rate of 1 ampere per second induced back EMF of 1 volt, then the self inductance of the coil will be 1 Henry। तो I think ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा था उसी कॉइल के अंदर क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। बट यहाँ पे आपके पास सेम एक वही कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में से आप करंट को चेंज कर रहे हैं और इसके नियर क्लोज आपने क्या कर दी, एक अनदर कॉइल यूज की हुई है। वो कॉइल यूज जैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से एक मैग्नेटिक लाइन से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है। उसके चेंज होने की वजह से आपके सेकेंडरी, और आपने जब सेकेंडरी कॉइल को एक लोड से कनेक्ट करेंगे तो आप एक करंट आपको दिखाई देगा, आपको करंट आप क्या कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो इस तरह की इंडक्शन को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। मींस अगर उसी कॉइल के अंदर आपके ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज सेल्फ इंडक्शन। बट अगर आप एक नियर में एक और कॉइल प्लेस कर देंगे तो अगर उस दूसरी कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा देन इट विल बी म्यूचुअल इंडक्शन। तो आपके व्हेन द टू कॉइल प्लेस क्लोज टू ईच अदर, करंट चेंज इन वन कॉइल कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल due to changing magnetic flux induced in the second coil is called mutual induction। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी कि ये आपकी कॉइल जो होती है जिसके अंदर आप रेट ऑफ करंट को चेंज कर रहे होते हैं, ये आपकी प्राइमरी साइड कहलाती है, प्राइमरी कॉइल भी कहते हैं इसे। और दूसरी कॉइल जिसके अंदर आप वोल्टेज इंड्यूस या बैक ईएमएफ इंड्यूस करने जा रहे होते हैं वो आपकी कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। अब हमने क्या करना है, प्राइमरी के अंदर करंट को चेंज करना है, वोल्टेज को क्या करना है, सेकेंडरी में इंड्यूस करवाना है। तो लेट्स सी, आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही आप प्राइमरी के अंदर करंट को चेंज कर रहे होते हैं तो वोल्टेज सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा था। तो इसको फार्मूले की मदद से कैसे लिखेंगे, ES इज इक्वल टू डेल IP अपॉन, अगेन फार्मूला वही होगा लेकिन आपने थोड़ा सा चेंज करना है, नोटेशन चेंज हो जाएगी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ राइट नाउ प्राइमरी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा बल्कि सेकेंडरी कॉइल जो नियर क्लोज टू द प्राइमरी कॉइल पड़ी हुई है तो उसे ES कहेंगे। और अगेन यहाँ कांस्टेंट जो होगा आपको वो L के बजाय क्या हो जाएगा, M हो जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस क्या होती है, ये M जो है हमने कहा कांस्टेंट है, तो M जो है हम वही कहेंगे कि एबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल है कि वो कितनी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे और डिपेंड्स अपॉन अगेन डायमेंशन एंड नंबर ऑफ टर्न्स पे है, या आप कह सकते हैं रेशियो होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। अभी देखिए ये आपने ES है, ये ईएमएफ in the secondary coil है, and what about rate of change of current, ये प्राइमरी करंट है, इन दो की रेशियो लेंगे तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगी। अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो हेनरी है। अगेन आप क्या कहेंगे, जब आप 1 एम्पियर पर सेकेंड 1 एम्पियर का करंट चेंज कर रहे होते हैं प्राइमरी कॉइल के अंदर और 1 वोल्ट जो है सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर इंड्यूस हो जाए तो ऐसी एबिलिटी को आप क्या कहते हैं, वो 1 हेनरी के बराबर है पेयर्स ऑफ कॉइल की।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम जूम सेशन में इससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया।